तो फ्रेंड्स अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा ये है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, तो मैं तुमको इससे पहले ये बात बता दूं कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि टॉपिक वाला क्या सिस्टम है तो इससे पहले वाली मेरी वीडियो देख लो, इंट्रोडक्शन वीडियो। उसमें तुम्हें चैप्टर की पूरी समरी मिलेगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम एक वीडियो में एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, और प्लीज यार अगर पसंद आए, समझ आ रहा हो तो बने रहना मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लेना जरूर और लाइक तो जरूर करके जाना। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मतलब बात हुई कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारा जो लेना देना है वो हेरिडिटी से, कि मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जो इन्फॉर्मेशन या डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये समझना है। तो पहले जो टॉपिक है वो ये कि जब साइंटिस्ट आए, मतलब उन्होंने सोचा कि अब हमें इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि यार अगर मतलब एक इंडिविजुअल है, उससे अगर जैसे ये इंडिविजुअल है कोई, इससे दो इंडिविजुअल सपोज ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल से इन दोनों में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो जो भी इसमें डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जिस वजह से हम लोग अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे ट्रेड्स मिलते हैं, हम बोलते हैं कि उसकी आंखें उसके पापा की तरह है, उसका कलर उसके पापा की तरह है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है किस फॉर्म में हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन क्या चीज है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, या फिर वो प्रोटीन है। तो इन तीनों में लड़ाई चलने लग गई कि मतलब एक युद्ध सा शुरू हो गया कि भाई ढूंढो यार कौन सा है, डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो ग्रिफिथ का था। ठीक है, ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करा इस चीज को पता लगाने के लिए। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जो इसने करा। ठीक है, तो पहले से मतलब ये सोचा जा रहा था कि मतलब इसने बता दिया था कि डीएनए होगा, भाई प्रोटीन नहीं हो सकता, और ना तुम्हारा आरएनए होगा। तो यार ग्रिफिथ ने बोला कि यार ये डीएनए है। ठीक है, तो अब भाई दूसरे लोगों ने बोला कि भाई प्रूफ दो, हम ऐसे कैसे मान लेंगे डीएनए, क्योंकि साइंस में हमें किसी भी चीज को वैलिड रखने के लिए उसका प्रूफ चाहिए होता है। तो ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। तो कुछ लोग उससे मतलब सेटिस्फाइड हो गए और कुछ नहीं हो पाए। ठीक है, तो मतलब उस टाइम भी एक क्लैश सा रहा कि हाँ यार डीएनए हो भी सकता है, मतलब आधे लोग ऐसा मानते थे और आधे लोग ऐसा मानते थे नहीं यार डीएनए नहीं हो सकता है, प्रोटीन हो या फिर आरएनए हो। तो ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट मतलब एक प्रॉपर 100% एश्योरिटी नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या करा, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक साथ आकर एक और एक्सपेरिमेंट करा। वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का एक प्रूफ था। मतलब ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट करा, तो ग्रिफिथ को प्रूफ करने के लिए इन तीनों ने उसके लिए एक्सपेरिमेंट करा कि हाँ भाई ये सही कह रहा था बंदा, ग्रिफिथ सही कह रहा था, हम इसी का कुछ जुगाड़ करते हैं कि मतलब इसकी बात सच हो जाए, हमें भी ऐसा ही लगता है। तो उसने ग्रिफिथ को, इन तीनों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कुछ मॉडिफाई करा, मतलब मॉडिफाई करके उसमें अलग अलग चीजें करके उन्होंने इसको प्रूव करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर इन दोनों ने करा तो, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही आगे मतलब ऐसा हो गया कि 70-80% लोग मान रहे थे और तब भी 15-20 बच गए, क्योंकि इनका भी कुछ एक सॉलिड प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो फिर लास्ट जो है वो हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है। ये हर्शी एंड चेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं इन तीनों के एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि यही दोनों बंदे ऐसे थे, इन्होंने एकदम सॉलिड प्रूफ दे दिया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उसके सामने फेल हो जाए। ठीक है, तो ये मतलब इन्होंने तगड़ा वाला एकदम प्रूफ दे दिया कि भाई हमने तो मतलब कर दिया, ये प्रूफ है तुम्हारे सामने, अब तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि भाई डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर होता है। ठीक है, थ्रू द गैमेट्स। तो ये हर्शी और चेज ने बता दिया। अब हम पढ़ते हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो अब हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्या बताया था उसने, कैसे करा था ये सब। तो देखो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है याद रखना 1928 में किया गया था। ग्रिफिथ ने कब करा था, 1928। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, मतलब ज्यादा चांसेस तो नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसने करा, इसको क्या है ना, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, तुम्हें दो चीजें याद रखनी है इसमें कि इसने एक्सपेरिमेंट के लिए किस किस चीज को लिया। ठीक है, पहली चीज तो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया। अब तुमने पढ़ा ही होगा और नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, न्यूमोनिया को कॉज करता है। ठीक है, न्यूमोनिया एक डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो वो कॉज करता है। उस पर एक्सपेरिमेंट करा, और इसने साथ में क्या लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, माइस लिया। माइस यानी कि चूहा हो गया। ठीक है, लाइव माइस लिया। तो इसने क्या करा, 4 केसेस लिए। पहले तुम ये देखो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की इसने 2 स्ट्रेन्स लिए। स्ट्रेन्स का मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि उनके 2 टाइप या फिर 2 उनके वैरायटी हो गई। ठीक है, तो क्या क्या वैरायटी थी उनकी, एक आर टाइप थी और एक एस टाइप थी। जैसे बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, उसी तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के 2 टाइप थे, आर टाइप और एस टाइप, 2 स्ट्रेन्स थे। ठीक है, स्ट्रेन्स टाइप वैरायटी सब एक ही चीज है। तो अब एस टाइप में क्या था, कैप्सूल प्रेजेंट था। कैप्सूल समझ लो मतलब एक शील्ड जैसी हो गई। ठीक है, तो जिस बंदे के पास शील्ड होगी वो ज्यादा टाइम तक लड़ पाएगा ना।
ठीक है, वही जीतेगा। मतलब एक बंदे के पास शील्ड है, एक के पास नहीं है, तो कौन जीतेगा? एब्सोल्युटली ये बात है कि जिसके पास शील्ड है वो जीतेगा, कि वो डिफेंस कर सकता है। ठीक है, मार तो दोनों को एक ही बराबर से, मतलब दोनों के पास कोई हथियार नहीं, पर एक के पास शील्ड है, तो शील्ड वाला पिटने से तो बच जाएगा, और साथ में मारेगा तो है। ठीक है, तो एस टाइप में कैप्सूल प्रेजेंट था। कैप्सूल तुम समझ लो कि शील्ड है, लेकिन आर टाइप में शील्ड नहीं है, मतलब कैप्सूल नहीं है। तो ये वाला जो होगा, तो ये कैप्सूल काय का बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। ध्यान रखना, कभी कभार पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो जो कैप्सूल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। एस टाइप जो हो गई ये स्मूथ कॉलोनी बोलते हैं, आर टाइप मतलब हो गया रफ कॉलोनी। ठीक है, मतलब उसके ऊपर कैप्सूल है, तो तुम ऐसे समझ लो कि कैप्सूल स्मूथ होता है। ठीक है, कैप्सूल खाते हो तो ऊपर से देखा होगा कैसे स्मूथ जैसा होता है, तुम्हें याद आएगा कि स्मूथ है। ठीक है, तो एस फॉर स्मूथ हो गया, आर फॉर रफ हो गया। ठीक है, तो ये रफ टाइप कॉलोनी हो गई, स्मूथ टाइप हो गई। इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। तो जिसके पास कैप्सूल है वो जिंदा रहेगा, वो ज्यादा देर तक लड़ पाएगा। तो ये वाला जो एस टाइप वाला है ये डिजीज को कॉज करता है। सपोज ये वाला अगर किसी बंदे के या किसी एनिमल के अंदर घुस गया तो वो उसमें बीमारी फैला देगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं फैला पाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पास शील्ड ही नहीं है, इसके पास कैप्सूल ही नहीं है, लेकिन इसके पास तो है ना, तो बस ये आराम से लड़ेगा, फाइट भी करेगा, तुम्हें नुकसान भी पहुंचाएगा, तो ये डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 4 केसेस लिए। पहला केस क्या करा, इसने एस टाइप का जो बैक्टीरिया था उसको इंजेक्ट कर दिया सिरिंज से, इसमें लाइव माइस में, मतलब एक जिंदा चूहा लिया, उसमें ये वाला इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है ये डिजीज कॉज कर रहा है। अब इस चूहे को क्या डिजीज हो जाएगी, डिजीज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर टाइप लिया। अब आर टाइप में पता है रफ है, उसके बाद कैप्सूल है नहीं, कैप्सूल नहीं है तो लाइव माइस को कुछ कर ही नहीं पाएगा, उससे क्या लड़ेगा। ठीक है, उसके बाद शील्ड तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, माइस जिंदा रहेगा। ठीक है, लिव्ड मतलब जिंदा रहा। अब तीसरा केस लिया इसने, हीट किल्ड एस टाइप प्लस लाइव। मतलब एस टाइप जो बैक्टीरिया था जिसके पास शील्ड थी, हीट किल्ड करने से क्या हुआ, तुम समझ लोगे उसकी शील्ड खत्म हो गई। मतलब हमने क्या करा, उससे शील्ड ले ली, भाई ला मतलब अपनी शील्ड दे दे, उससे शील्ड छीन ली। तो हीट किल्ड मतलब हमने उसको गर्म करा, तो उसकी जो शील्ड थी वो खत्म हो गई। अब शील्ड जब खत्म हो गई तो वो इसकी तरह बन जाएगा, रफ टाइप की तरह, लड़ ही नहीं पाएगा, तो क्या बीमारी फैलाएगा। तो जब हीट किल्ड एस टाइप डाला गया लाइव माइस में, तो वो भी जिंदा रहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बीमारी तो कॉज कर ही नहीं पाया। लेकिन 3 केस तो मैं समझ आ गया होंगे सारे से, लेकिन चौथा केस जो था वही एक्सपेरिमेंट का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या करा, इसमें हीट किल्ड एस टाइप लिया, यही वाला लिया। ठीक है, मतलब जो एस टाइप था जिसमें कैप्सूल था, हीट किल्ड करा, उसका कैप्सूल तोड़ दिया, ये समझ लो, कैप्सूल हट गया, वो वाला बैक्टीरिया प्लस लाइव आर टाइप ले लिया। मतलब ये जो रफ टाइप था इसका भी एक स्ट्रेन ले लिया बैक्टीरिया का, ये दोनों बैक्टीरिया ले लिया। अब इसको इंजेक्ट करा इन दोनों को मिला के लाइव माइस में। तो देखो होना क्या चाहिए, देखो रफ, ये जो आर टाइप है रफ है, इसके पास शील्ड पहले से नहीं है, तो ये तो बीमारी करेगा नहीं इसको। इसको भी हमने हीट किल्ड कर दिया, मतलब इसकी शील्ड छीन लिया, तो ये भी बीमारी नहीं करेगा। तो इन दोनों को मिला के डाल दो, तभी तो बीमारी नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यही ट्विस्ट है इस एक्सपेरिमेंट में। ये क्या हो गया, डेड, माइस मर गया। अब भाई वो चौंक गया कि क्यों हुआ। अब उसने ढूंढने की कोशिश करी, तो जब उसने ढूंढा तो उसने ये देखा कि हीट किल्ड एस टाइप जो था, ठीक है, उसके पास अगर इंफॉर्मेशन बाहर होती कैप्सूल में डिजीज कॉज करने की, मतलब प्रोटीन या किसी और चीज में होती, तो वो नहीं करता, क्योंकि हमने उसको हीट किल कर दिया, उसका कैप्सूल तो हटा दिया। अब जब कैप्सूल हट गया तो मतलब डिजीज तो नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा पहले बिलीव करते रहते कि उसके कैप्सूल में ऐसा कुछ है कि वो डिजीज कॉज करता है, लेकिन आर टाइप को पता है वो किसी कीमत पे डिजीज कॉज करने वाला ही नहीं है। तो बाद में उसने क्या सोचा कि इसके अंदर जो प्रेजेंट है डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए जो होता है हीट के मतलब अगर हम हीट अप्लाई करते हैं डीएनए के ऊपर तो डीएनए खराब नहीं होता, डीएनए वैसे का वैसा रहता है। तो उसने ये देखा कि इस चीज में एक ही चीज ऐसी है जो हीट करने पर सुरक्षित रहेगी, वो है उसका डीएनए। तो जब इन दोनों को मिलाकर डिजीज कॉज हो गई और ये माइस मर गया, तो उसने ये सोचा कि इसका जो डीएनए है हो सकता है इसमें घुस गया निकल के। ठीक है, हमने उसका बाहर का कैप्सूल जो था वो तो रप्चर कर दिया, लेकिन डीएनए नहीं होगा, तो क्या पता ऐसा हुआ होगा कि डीएनए जो है इसके अंदर घुस गया। अब इसका डीएनए अगर इसके अंदर घुस गया है तो मतलब इसको एस टाइप बना दिया उसने, मतलब डिजीज कॉस्ट बना दिया। ठीक है, डिजीज कॉज के लिए टर्म यूज होता है वायरोलेंट। ठीक है, तो वायरोलेंट याद रखना, वायरोलेंट मतलब जो डिजीज कॉज करता है। तो इसने ये बोला कि ये जो हीट किल्ड एस टाइप था इसने लाइव आर टाइप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। समझ आ गई बात, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ये ट्रांसफॉर्म होने की वजह से क्या बन गया, वायरोलेंट बन गया। ये वायरोलेंट बनने की वजह से इसने लाइव माइस में जब इंजेक्ट हुआ तो ये डेड हो गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये चीज तुमको याद रखनी है। आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं, पहले के 3 केसेस आसान है, चौथा भी तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना। ठीक है, और अगर अच्छे से समझ आ गया ना तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ये आ गया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम तो देखो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था उसमें से 4th वाला केस इंपॉर्टेंट है। जो 4th वाला केस था वही सबसे बड़ा मतलब काम खराब कर रहा था वहां पे। ठीक है, जो मतलब मेन पॉइंट हमें मिला था वो 4th वाले केस से मिला था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया हमने, उसको आर स्ट्रेन में मिलाया, उन दोनों को मिलाकर इंजेक्ट कर दिया माइस में। माइस को जिंदा रहना था लेकिन वो मर गया। ठीक है,
तो उसी चीज को इन्होंने लिया और इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने तो बोल दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ, कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उसने बोला था कि उसका एक प्रिंसिपल उसने बना दिया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, और उसने बोला था कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कि आर टाइप जो है वो एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ठीक है, तो अब इन तीनों ने उसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था, जो एस टाइप का हीट किल्ड था, ठीक है, हीट किल्ड हो गया मतलब उसका कैप्सूल खत्म हो चुका है, उसमें मतलब क्या करा कि डीएनएस मिलाया, आरएनएस मिलाया, प्रोटीएस मिलाया, तीन अलग अलग केसेस लिए। ठीक है, फर्स्ट केस ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ठीक है, तो डीएनएस क्या होता है, डीएनएस एक एंजाइम है जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब डीएनए को खा जाएगा। आरएनएस क्या है, आरएनए को खाने वाला एंजाइम। प्रोटीएस क्या है, प्रोटीन को खाने वाला एंजाइम। तो अगर किसी में डीएनएस मिला दे तो डीएनए को खा जाएगा, उसमें से डीएनए कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आरएनएस अगर डाल दिया उसमें तो आरएनए कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, लेकिन डीएनए और प्रोटीन रहेंगे तब भी। थर्ड केस है प्रोटीएस, प्रोटीएस डाल दिया तो प्रोटीन खत्म हो जाएगा, लेकिन डीएनए और आरएनए उसमें रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन इन तीनों चीजों को अलग अलग केसेस में मिलाया, पहले में ये, दूसरे में, तीसरे में। उसके बाद अब डीएनए मिला दिया है, तो मतलब इसमें क्या है, डीएनए खत्म हो गया है, डीएनए खत्म हो गया। ठीक है, इसमें प्रोटीन और क्या बचा, ये बचा, आरएनए बचा। अब इसको आर टाइप में मिलाया, आर टाइप में मिलाया, अगर इसका डीएनए खत्म हो गया है, ठीक है, डीएनए खत्म हो गया और आर टाइप में मिला दिया, तो ये जो था माइस, हम तो इसमें रिजल्ट क्या मिला, इसको इंजेक्ट कर दिया माइस में, तो माइस जो था वो क्या है, लिव्ड, मतलब जिंदा रह गया। ठीक है, इसको माइस में इंजेक्ट करा। मैं फिर से बता देता हूं एक बार, इन्होंने क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, ठीक है, उसमें डीएनए मिलाया, डीएनए मिलाने से क्या हुआ, उसका डीएनए सब खत्म हो गया, उसमें बचा गया प्रोटीन और आरएनए बचा। अब डीएनए खत्म हो गया, इनको ये बात पता थी क्योंकि इन्होंने डीएनए मिला रखा है, उसको आर टाइप में मिला दिया, आर टाइप में मिलाने के बाद उसको इंजेक्ट कर दिया माइस में और माइस जिंदा रह गया। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ, आरएनए मिलाया तो आरएनए खत्म हुआ, लेकिन डीएनए और प्रोटीन था। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें थी, इसको जब आर टाइप में मिलाया और माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो माइस जो था वो डेड हो गया। ठीक है, और जो तीसरा केस है उसमें प्रोटीएस मिलाया, इसमें क्या हुआ, प्रोटीन खत्म हो गया लेकिन डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है। तो ये आर टाइप में अगर जब हम मिलाया उन तीनों ने और इसको माइस में इंजेक्ट करा तो ये भी डेड हो गया। तो इन्होंने बोला कि यार हमने यहाँ से डीएनए को खत्म करा था तभी ये जिंदा रहा, लेकिन इसमें भी डीएनए प्रेजेंट था, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट था, क्योंकि इसमें आरएनए खत्म हुआ था, इसमें प्रोटीन खत्म हुआ था। ठीक है, तो इसमें डीएनए खत्म हुआ था तो ये जिंदा रहा, लेकिन इसमें क्या था, आरएनए खत्म हुआ लेकिन डीएनए और प्रोटीन नहीं हुआ, इसमें प्रोटीन खत्म हुआ लेकिन डीएनए और आरएनए नहीं हुआ, तो ये जिंदा नहीं रहे, मर गए। तो उसने ये बोला कि यार इसकी सबकी जड़ क्या है, डीएनए है, डीएनए में वो इंफॉर्मेशन है जो इस बैक्टीरिया को क्या वायरुलेंट बना रही है। समझ आ गई बात, मतलब एक तरीके से ग्रिफिथ का मानना भी सही था और इन तीनों ने उसको एक तरीके से प्रूव भी कर दिया कि हीट किल्ड में क्या हुआ, उसका हीट किल तो हो गया था लेकिन बाहर वाला कैप्सूल टूटा था खाली, जो कि प्रोटीन का था, लेकिन हो सकता है तभी थोड़ा बहुत कहीं प्रोटीन बच गया, तो उन्होंने उसको भी उड़ाकर देख लिया कि हाँ हमने ये डाल दिया यार, कोई चांस बचता होगा प्रोटीन वगैरह तो वो भी हट जाएगा। तो हीट किल वाले में क्या करा, इन्होंने आर टाइप को मिलाया, उसी की तरह करा एक्सपेरिमेंट, और माइस जो था वो डीएनए जब हटाया उसके केस में खाली जिंदा रहा, बाकी दोनों केस में मर गया था। तो इन्होंने बोला कि डीएनए ही इन सब चीजों की जड़ है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट मान नहीं रहे थे कि यार मतलब हमें इससे भी कुछ ज्यादा समझ आ नहीं रहा है। ठीक है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के अलावा भी क्या पता कोई चौथी चीज ऐसी हो जिससे ऐसा हो, तो वो इतना संतुष्ट नहीं हो पाए। तो इसके बाद हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट आया, अब वो देखते हैं। देखो हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है और सेकंड वाला जो मैकलियोड, मैककार्टी और एवरी का एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ लिया। अब लास्ट में जो प्रूफ दिया वो इन्होंने दिया था हर्शी और चेज ने, इसमें हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, इनका प्रूफ बहुत ही सॉलिड था, एकदम सटीक था, 100% वैलिड था। ठीक है, तो इसके बाद से ये मानने, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद से ये मानने लग गए थे कि 100% कंफर्म हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी से तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कितनी बार भी पढ़ के देख लो, मैं तुम्हें बहुत इजी लैंग्वेज से समझाऊंगा। ठीक है, ये जो चार्ट बना रखा है, खाली इतना चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना, तो मैं एक्सपेरिमेंट जब भी फ्यूचर में खोल के देखोगे एग्जाम से पहले तुम्हें याद आ जाएगा कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, ये तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कि अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, दो चीजें ली गई थी, जैसे ग्रिफिथ में तो क्या, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे ग्रिफिथ और उसमें क्या बोलते हैं एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी वाले में तो माइस और उसको लिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिक स्ट्रेन्स को। ठीक है, इसमें चीज अलग है, इसमें क्या है, एक बैक्टीरियोफेज लिया है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, एक टाइप का वायरस होता है बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर घुस के उसमें डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज लिया, उसमें क्या करा, इसको ग्रो करवाया हमने। ठीक है, इसकी कॉलोनीज बनाई, कॉलोनीज का मतलब क्या होता है, इनको डुप्लीकेट करवाना, इनके नंबर बढ़ाना, इनकी जनरेशन को निकालना। तो बैक्टीरियोफेज को जब इन्होंने ग्रो करवाया तो एक मीडियम में इन्होंने 32
फॉस्फोरस दिया, मतलब फॉस्फोरस का मास जिसमें 32 होगा, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, आइसोटोप दिया था उन्होंने इसमें। और दूसरा जो आइसोटोप दिया था वो सल्फर का दिया था 32s। ये जो दो आइसोटोप है हमेशा याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन इसी से पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से आइसोटोप थे। तो एक तो 32 फॉस्फोरस हो गया, 32 सल्फर हो गया। सॉरी एक मिनट, शायद गलत हो गया, ये लिखता हूँ मैं। सॉरी मैं तुमको 32 बता था, एक्चुअली 35 है, ठीक है। तो ये 35, तो 35 जो सल्फर का आइसोटोप है, 32 फॉस्फोरस का, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज जो था इसको एक ये फॉस्फोरस के आइसोटोप की कॉलोनी में ग्रो के मीडियम में ग्रो करवाया और एक सल्फर के मीडियम में ग्रो करवाया। तो अब ये जब फॉस्फोरस के मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो जो कॉलोनी होगी उसके अंदर जो डीएनए, ये जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस जो डीएनए का पार्ट है, सल्फर जो है प्रोटीन का पार्ट है, जैसे सिस्टीन और मैथिलीन दो प्रोटीन है उनका पार्ट है जो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस जो है डीएनए का पार्ट है तो वो डीएनए में जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये ग्रो कर रहे होंगे तो फॉस्फोरस को मीडियम से कैप्चर करेंगे किसको बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए। सल्फर को कैप्चर करेंगे किस क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ये फॉस्फोरस में इन्होंने ग्रो करवाया, तो इस वाले बैक्टीरियोफेज के पास रेडियोएक्टिव डीएनए आ गया, इस वाले बैक्टीरियोफेज के पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन आ गया। ये दो केसेस साइमल्टेनियसली पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो बैक्टीरियोफेज था जिसको सल्फर के साथ इन्होंने ग्रो करवाया था, उसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन आ गया, उसको इकोलाई के साथ मिक्स कर दिया। उसी तरीके से इसको भी इकोलाई के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद ये इसके अंदर घुस जाएगा, इकोलाई के अंदर घुस गया, इसको ऐसे इन्फेक्ट करेगा वो। जैसे ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इकोलाई मतलब इकोलाई बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरियोफेज होता है। अब इसके पास ये जो है ये टेल्स होती है इसकी, ये टेल्स के अंदर, और यहाँ पर जो होता है इसका डीएनए होता है, मतलब जो भी है जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जब भी इसको इन्फेक्ट करेगा डीएनए इसके अंदर अपना इंसर्ट कर देता है, ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब ये खाली जो है ये ऊपर का जो बचता है ये खाली प्रोटीन कोट है इसका, डीएनए इसके अंदर चला गया। अब हुआ कि जब इकोलाई के साथ इन्होंने मिक्स कर दिया, इसको इन्फेक्ट कर देगा ये, तो इसने अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। अब क्या करा, एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब है ये जब मिक्स हो गया इसको मिक्सी में चला दिया इन्होंने, ठीक है। मिक्सी में चलाने से क्या होगा, जब एजिटेशन होगा तो ये जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा यहाँ से, और ये बैक्टीरियल सेल अलग हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से अलग हो गया। अभी मीडियम में इतना पार्ट अलग अलग घूम रहा है और इतना पार्ट अलग घूम रहा है। तो ये बैक्टीरियोफेज का जो ये है, ये पार्ट खाली सिर्फ प्रोटीन का पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसमें डीएनए भी प्रेजेंट है, इकोलाई, ठीक है। तो जब ये करवाया, ये चीज अलग चल रही है, ये चीज अलग चल रही है। तो जब ये करवाया तो हमें जो रेडियो एक्टिविटी मिली, मतलब ये जो सल्फर का आइसोटोप मिला वो हमको मीडियम के अंदर मिला, ठीक है। और इससे जब करवाया तो हमको जो रेडियो एक्टिविटी मिली वो सेल के अंदर मिली। तो रेडियो एक्टिविटी मीडियम में क्यों मिली, मीडियम में इसलिए मिली क्योंकि ये जो सल्फर था वो प्रोटीन के अंदर गया था, और प्रोटीन इसके अंदर है, पोर्ट के अंदर, ये जो इसका ऊपर का हेड दिख रहा है। तो ये जब हमने एजिटेट करवाया तो ये अलग हो गया था, अलग होने के बाद क्या हुआ, मीडियम में चला गया। तो इसलिए मीडियम में क्या हुआ, सल्फर 35 की रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसी तरीके से जब इसमें करवाया हमने एजिटेशन तो ये डीएनए में गया था, डीएनए में गया था तो रेडियो एक्टिविटी हमको इस सेल के अंदर मिली। ये जो था इसने अपना डीएनए ऐसे करके इंजेक्ट कर दिया था, तो ये सेल के अंदर मिली थी। इस केस में मीडियम में नहीं थी, इस केस में सेल में थी, ठीक है। तो यहाँ से एकदम क्लियर पता चल गया कि जो डीएनए है वही जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसने जब इसको इन्फेक्ट करा, ठीक है, इन्फेक्ट करा मतलब डिजीज कॉज करिए कुछ भी करा, तो किसने सबसे ज्यादा रोल इम्पार्ट करा, डीएनए ने करा। वो हमको इस केस से पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप तुम सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कुछ कमेंट करके बताओ मेरे को, तो मेरे को पता लगेगा, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और प्लीज जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ्रेंड सर्कल है, उसमें ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए अपने नीड को क्लियर करने के लिए। और बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा कुछ फल मिलना चाहिए कि मेरे पास कुछ मोटिवेशन होगा, तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।